डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो से मैं श्याम मुरली मनोहर पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थी मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे पेपर 9 दक्षिण एशिया में सरकार अने राजनीति ब्लॉक 2 यूनिट 5 और आज का टॉपिक होगा राष्ट्र घटतरनी समस्याओं और इसके पार्ट 2 के साथ आज हम इस अध्याय को यहाँ पूर्ण करेंगे। विद्यार्थी मित्रों, आज के इस लेक्चर का जो रूपरेखा है वो इस प्रकार है कि जब राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया चल रही थी तो उस दौरान क्या विकास हुआ और क्या उपलब्धियां रहीं, हम उस पर चर्चा करेंगे। राष्ट्र निर्माण के दौरान समस्याएं क्या थीं और राष्ट्र निर्माण का भविष्य क्या है, इस पर हम चर्चा करेंगे। इसके बाद सारांश के साथ हम इस अध्याय को पूर्ण करेंगे। विकास और उपलब्धियां। हम देखते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के कई देश स्वतंत्रता को प्राप्त करते हैं और इसमें भारत भी एक देश रहता है। स्वतंत्रता के बाद जो संघर्ष का लक्ष्य था, जो इन देशों के संघर्ष के बाद जो आज़ादी मिली, उसके बाद का जो लक्ष्य था वह एक आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था और समतावादी समाज का निर्माण करना था। भारत ने आत्मनिर्भरता, लोकतंत्र और सामाजिक न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की। स्वतंत्रता संग्राम ने राष्ट्रीय एकता और समतावादी समाज की मजबूत नींव रखी। अब हम चर्चा करेंगे विकास और उपलब्धियों में संविधान के निर्माण का। तो जब भारत स्वतंत्र होता है तो सबसे पहले जरूरी था कि भारत ब्रिटिश द्वारा चलाए जा रहे जो शासन व्यवस्था थी उससे बाहर आए और इसके लिए जरूरी था भारत को अपना संविधान बनाना, उसको लागू करना, उसका पालन करना। स्वतंत्र भारत का प्रमुख कार्य संविधान निर्माण था। संविधान सभा में विभिन्न विचारधाराओं और वर्गों के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया था। संविधान ने भारत को लोकतांत्रिक गणराज्य की मान्यता दी, उसकी उद्घोषणा की। नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की गारंटी दी गई। तो जो नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता और समानता और बंधुत्व की गारंटी मिली, यह भारत के संविधान के फंडामेंटल राइट्स के द्वारा प्रदान की गई। संसदीय लोकतंत्र और संघीय शासन व्यवस्था की स्थापना हुई। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का विभाजन था। तो कोई जो एग्जीक्यूटिव है, जो लेजिस्लेचर है, जो जुडिशियरी है, उनके बीच सेपरेशन ऑफ पावर था। उनको अपने अपने कार्यों के बीच संतुलन और शक्तियों का विभाजन दिया गया था। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार और नियमित जो चुनाव होते थे, इससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास बहाल हुआ, विश्वास मजबूत हुआ। अब हम चर्चा करेंगे अगली उपलब्धियों में राज्यों का पुनर्गठन। भारत एक बहुभाषी, बहुसांस्कृतिक और विविधताओं वाला देश है। तो ऐसे में हम देखते हैं कि आज़ादी के बाद भारतीय राज्यों का जो पुनर्गठन था वो एक जरूरी कदम था, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे औपनिवेशिक शासन के दौरान उन्होंने भाषाई और सांस्कृतिक आधारों की उपेक्षा किया और प्रशासनिक अपनी सुविधा के हिसाब से प्रांतों का निर्माण किया। तो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की भी मांग हुई थी और इसको समर्थन मिला। 1920 में कांग्रेस के द्वारा, 1928 में नेहरू रिपोर्ट जब आई तो इसमें भी भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की वकालत की गई। 1947 के विभाजन के कारण राज्यों के पुनर्गठन में प्रारंभिक देरी हुई, लेकिन हम देखते हैं कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना के बाद 1960 में महाराष्ट्र, गुजरात और 1966 में हरियाणा का गठन हुआ। इससे पहले 1953 में आंध्र प्रदेश का भी गठन भाषाई आधार पर हुआ था। बाद के वर्षों में विशेषकर उत्तर पूर्व में
कई नए राज्यों का निर्माण हुआ, भाषाई और सांस्कृतिक समूहों की स्वायत्ता की मांगों को लोकतांत्रिक तरीके से स्वीकार किया गया। भारत ने सांस्कृतिक बहुलवाद, क्षेत्रीय पहचान और राष्ट्रीय एकता के बीच संतुलन बनाए रखा है। अब हम चर्चा करेंगे संघीय व्यवस्था एवं राजनीतिक प्रक्रिया पर। भारत ने विविधता में एकता के आधार पर संघीय व्यवस्था को अपनाया है। मजबूत केंद्र, एकीकृत अर्थव्यवस्था और मिश्रित संस्कृति पर बल दिया। राष्ट्रीय आंदोलन एवं सुरक्षा आवश्यकताओं और विकास योजनाओं ने केंद्र को मजबूत बनाया। राज्य की भूमिका संघीय व्यवस्था में महत्वपूर्ण बनी रही। विभिन्न राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारों के उदय से राज्यों की राजनीतिक भूमिका बढ़ी। भारत ने लोकतांत्रिक संवाद पर आधारित राजनीतिक व्यवस्था विकसित की। राजनीतिक दलों, आंदोलनों और संगठनों को कार्य करने की स्वतंत्रता मिली। सत्ता का हस्तांतरण संवैधानिक और शांतिपूर्ण तरीके से होता रहा। अब हम चर्चा करेंगे उस दौरान भारत में जो राजनीतिक विकास हुए। स्वतंत्रता के बाद भारत ने विभाजन, शरणार्थी समस्या और सांप्रदायिक जो हिंसा थे उसका सामना किया। भारत में जो देसी रियासतें थी उनका एकीकरण कर राष्ट्रीय एकता को स्थापित किया गया। नेशनल यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को मजबूत किया गया। संविधान लागू हुआ और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर आधारित चुनाव हुए। भारत ने नियोजित विकास, समाजवादी दिशा और गुटनिरपेक्ष नीति अपनाई। 1962 का चीन युद्ध और 1965 का भारत पाक युद्ध महत्वपूर्ण घटनाएं रहीं। हरित क्रांति, औद्योगिकरण से नए सामाजिक राजनीतिक वर्ग उभरे। क्षेत्रीय, भाषाई और जातीय दलों का भी विकास हुआ। तो हम देखते हैं 1970 के दशक में जब हरित क्रांति और इंडस्ट्रियलाइजेशन अपने जोरों पर था तो इसके द्वारा एक नया सामाजिक और राजनीतिक वर्ग का उदय हुआ और इन्हीं सामाजिक राजनीतिक चेतना की वजह से क्षेत्रीय, भाषाई और जातीय आधारित बहुत सारे राजनीतिक दल भी बने, जिसमें हम देख सकते हैं कि समाजवादी पार्टी हुई या बहुजन समाजवादी पार्टी, या बिहार में लालू यादव के नेतृत्व में जो पार्टी बनी। तो इस तरह ऐसे दक्षिण में भाषाई आधार पर जो पार्टियां बनी या क्षेत्रीय अस्मिता को लेकर जो पार्टियां बनी, यह उसी 1970-80 के जो दशक का विकास था उसका ही प्रतिफल था। 1971 के युद्ध में भारत की विजय से भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी। 1975 का आपातकाल और 1977 में जो लोकतांत्रिक विकास हुआ, जो सत्ता परिवर्तन हुआ, यह एक महत्वपूर्ण घटनाएं और विकास रही। 1980 के दशक में सांप्रदायिकता, जातीय संघर्ष और भ्रष्टाचार की जो समस्याएं थी वो भारत के राष्ट्र निर्माण में एक तरह से चुनौती के रूप में सामने आए। अब हम चर्चा करेंगे अर्थव्यवस्था एवं आधारभूत संरचना का विकास। भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी कि मिक्स्ड इकोनॉमी और पंचवर्षीय योजनाओं को अपनाया। भारत जब आजाद हुआ तो भारत में खाद्यान्नों की कमी, भूखमरी की समस्या, जो शरणार्थी आए थे उनके रहने खाने की व्यवस्था, इस तरह की समस्याएं भारत के सामने थी। ऐसे में भारत पंचवर्षीय योजनाओं को अपनाता है, जिसमें 5 वर्ष के लिए कई सारे योजनाओं का चिन्हीकरण होता है। उनको टाइम बाउंड कैसे पूरा किया जाए, इस पर चिंतन और मनन होता था और उसको कैसे क्रियान्वित की जाए, कैसे उसको ग्राउंड पे लाया जाए। तो भारत आजादी के बाद मिश्रित अर्थव्यवस्था और पंचवर्षीय योजना को अपना आधार बनाता है। भारी उद्योगों और सार्वजनिक क्षेत्र में एक तरह से विशेष प्रोत्साहन दिया गया। इस्पात, सीमेंट, कोयला उत्पादन में भारत उल्लेखनीय वृद्धि देखता है। भारत ने आत्मनिर्भर औद्योगिक आधार विकसित किया। इस दौरान राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि नजर आया। विदेशी आर्थिक नियंत्रण में कमी आई। कृषि क्षेत्र में जमींदारी उन्मूलन और हरित क्रांति से
उत्पादन बढ़ा, भारत में खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बना, स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़ी। इसी तरह मूलभूत आवश्यकता सड़क, बिजली, शिक्षा और संचार के क्षेत्र में भी भारत व्यापक रूप से सफल रहा। अब हम चर्चा करेंगे राष्ट्र निर्माण की समस्याएं। स्वतंत्रता के बाद भारत में प्रगति हुई, लेकिन गरीबी, बेरोजगारी और असमानता एक चुनौती के रूप में अभी भी मौजूद है। बड़ी जनसंख्या अभी भी निम्न जीवन स्तर और मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। शिक्षा का विस्तार हुआ है, परंतु गुणवत्तापूर्ण और समान शिक्षा का अभाव है। कृषि सुधारों के बावजूद भी अधिकांश किसान जो छोटे किसान हैं, वो अभी भी गरीब हैं। बेरोजगारी की समस्या भारत में आज भी बनी हुई है। जातिवाद, सांप्रदायिकता और सामाजिक विभाजन वो अभी भी समाज का एक हिस्सा है, जो भारत के राष्ट्र निर्माण में एक चुनौती है। राजनीतिक दल धर्म और जाति का उपयोग वोट बैंक की राजनीति के लिए करते हैं। राजनीति में भ्रष्टाचार, अवसरवाद और अपराधीकरण भी बढ़ा है। तो ये जो सारी समस्याएं हैं, वो भारत में राष्ट्र निर्माण की जो प्रक्रिया है उसमें बाधक के रूप में मौजूद है। आर्थिक संकट, उदारीकरण और राष्ट्र निर्माण का भविष्य। आर्थिक प्रगति के बावजूद भारत विकसित देशों से अभी भी पीछे रहा है। आधुनिक तकनीकी, विदेशी सहायता और आयात पर भारत आज भी निर्भर है। आर्थिक संकट के समाधान के रूप में भारत ने उदारीकरण की नीति अपनाई, जिससे विकास दर में वृद्धि हुई। आलोचकों के अनुसार उदारीकरण से सार्वजनिक क्षेत्र कमजोर हुआ। विदेशी वस्तुओं के बढ़ते प्रभाव से भारतीय उद्योगों को चुनौती मिली। जो इंडिजीनियस उद्योग थे, वो एक तरह से प्रभावित हुए, उनमें वृद्धि नहीं हुई, उनको चुनौती पेश हुई जब विदेशी वस्तुओं का प्रभाव भारतीय मार्केट में बढ़ा। बाहरी ऋण और आर्थिक असमानताओं में वृद्धि देखी गई। अनेक समस्याओं के बावजूद भारत में लोकतांत्रिक चेतना बनी हुई है। जागरूक जनता और प्रगतिशील मध्यम वर्ग राष्ट्र निर्माण की आशा को अभी भी बनाए हुए है। अब इस इकाई के सारांश को हम 5 बिंदुओं में समराइज करेंगे। भारत में राष्ट्र निर्माण का जो कार्य था वह कठिन कार्य था, लेकिन स्वतंत्रता संग्राम ने इसके लिए एक मजबूत आधार तैयार किया। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो भारतीयों ने शोषण को, जो दमनकारी नीतियों का सामना किया, तो उसके विरोध स्वरूप राष्ट्र निर्माण उनको एक बेहतर विकल्प के रूप में नजर आया। भारत ने अस्थायी संविधान, लोकतांत्रिक व्यवस्था, संघीय शासन व्यवस्था, आत्मनिर्भर व्यवस्था, अर्थव्यवस्था के निर्माण में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की। विज्ञान, तकनीक, शिक्षा और संचार के रूप में भी भारत एक सफल रहा है। राष्ट्रीय एकीकरण के क्षेत्र में भी एक उल्लेखनीय प्रगति हुई। इसके बावजूद भारत अभी भी गरीबी, आर्थिक संकट, राजनीतिक जो उठापटक है, जातीय और सांप्रदायिक तनाव से जूझ रहा है। वो समस्याएं अभी भी बनी हुई हैं। चुनौतियों के बावजूद भारत की जो जागरूक जनता है, जो लोकतांत्रिक परंपरा है, उसके कारण भारत एक मजबूत राष्ट्र के रूप में उभरने की आशा भारत में बनी हुई है। विद्यार्थी मित्रों, आज के अंक में बस इतना ही। हम इस लेक्चर सीरीज में फिर मिलेंगे किसी अन्य नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।